हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में अभी तक हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी सेक्शन ए का 25 नंबर तक क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चन देख रहे हैं 26 to 30। इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम है और क्वेश्चन में उनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, वो ये है कि आप कभी भी रट के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब एक पास अगर आप टेस्ट बना के रोज पढ़ोगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको तैयार करने का बेस्ट तरीका यही है कि बार बार आप क्वेश्चन को डील करो, और क्वेश्चन को जब डील करोगे बार बार तो आपको ये बार बार आपके आंखों के सामने आएगा और आप इसे बहुत ही ईजिली याद कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम आपको इनके इस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बता दें। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है, यह वैक्सीन के लिए और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए बहुत ही ज़्यादा इनका नाम है। क्या है? कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन एंड क्रिएटेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। दूसरा दूसरा है एमिल वॉन वेहरिंग। एमिल वॉन वेहरिंग जो है, इनका नाम है टू डिस्कवर डिप्थीरिया डिप्थीरिया डिस्कवर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। टू डिस्कवर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, ये है एमिल वॉन वेहरिंग का काम। नेक्स्ट है हमारा अलेक्जेंडर अर्सिन। अलेक्जेंडर अर्सिन ने प्लेग का खोज करी थी। प्लेग, बैसिलस की खोज करी थी। और लास्ट में जो है आपका साल्क है। इन्हीं के नाम पे साल्क इंस्टीट्यूट भी पड़ा हुआ है। इनका नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पोलियो वैक्सीन सबसे पहले बनाया था। पोलियो वैक्सीन जो होती है वो साल्क पोलियो वैक्सीन के नाम से जानी जाती है। तो ये साइंटिस्ट का नाम है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। फर्दर कभी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप आज से याद कर लो कि एडवर्ड जेनर का क्या काम है। एडवर्ड जेनर का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन किस में है? टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन एंड क्रिएट द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। एमिल वॉन वेहरिंग का काम क्या है? इन्होंने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन बनाया था। अलेक्जेंडर आर्सन का क्या क्यों नाम है? तो इन्होंने प्लेग बैसिलस की खोज करी थी, मतलब प्लेग की खोज करी थी। और जोनस एडवर्ड साल्क का क्या योगदान है? तो इन्होंने पोलियो वैक्सीन खोजा था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मॉडिफाई द डिप्थीरिया टॉक्सिन to antitoxin for successful induction of passive immunity। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डिप्थीरिया टॉक्सिन को एंटीटॉक्सिन में बदलने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो कौन है? एमिल वॉन वेहरिंग। एमिल वॉन वेहरिंग इज द साइंटिस्ट हु modify the diphtheria toxin to the antitoxin for the successful induction of passive immunity। We will move to the next question। ये आपका, अगर आपने PYQ देखा होगा पिछला वाला,
तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था। यहाँ पे लिखा है द एवरेज ऑफ अ सीरीज ऑफ द वैल्यू इज 10 एंड वेरिएंस इज 4, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें बताना है। इसके लिए आपको कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए, तो हम आपको बता दें क्या। एक तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन म्यू, जहाँ पे सिग्मा जो है ये होता है आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू जो होता है वो होता है मीन। बट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है वेरिएंस और मीन, आपका यहाँ पे दे रखा है वेरिएंस और मीन। तो हम आपको बता दें कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में भी रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये फार्मूला होता है इसकी, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस। अब आप देखिए वेरिएंस यहाँ पे 4 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, ये आ जाएगा रूट अंडर 4। रूट अंडर 4 की वैल्यू 2 होता है, प्लस माइनस 2। यहाँ पे हम +2 को ऑप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे क्या आपका 2 और म्यू आपका है यहाँ पे 10, तो आपने म्यू इक्वल टू 10 लिखा। कितना परसेंट में बताना है, मीन्स 100, मीन्स 10 से ये 0 कटा, आपका आया 20% जो है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, 20%। 20% इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपको फार्मूला पता है तो। नहीं फार्मूला पता है थोड़ा डिफिकल्ट है। फार्मूला के अलावा थोड़ा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश पहले कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्री एनर्जी चेंज फॉर ट्रांसलोकेटिंग अ प्रोटॉन आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स HP मैट्रिक्स इक्वल टू 7.8 और HP साइटोसोल इक्वल टू 7.15। एंड ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये 170 मिलीवोल्ट फॉर एन, ये जो आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है 170 मिलीवोल्ट, ये आपका साइन है। हाँ, और T दिया है 25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस T को यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। PH मैट्रिक्स 7.8, दूसरा आपका PH साइटोसोल 7.15, साइन इक्वल टू 170 मिलीवोल्ट और T इक्वल टू 25 डिग्री C। इस T को आप केल्विन में बदल दो तो 273 मीन्स 298 केल्विन। ठीक है, अब आप एक फार्मूला यहाँ पे आज याद कर लो। कभी भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए
तो याद रखना कि फ्री एनर्जी जो है, फ्री एनर्जी इक्वल होता है 2.3 RT डेल्टा PH प्लस F डेल्टा साइन। ये आप याद रखोगे। अब आर की वैल्यू भी यहाँ पे आपको याद ही रखना है। देखो इस न्यूमेरिकल में अगर आपको वैल्यूज पहले से पता है तो बहुत ही आसान है, बट नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आपको मुश्किल हो सकता है। आर की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.31 जूल के केल्विन मोल यूनिवर्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करो। पहले डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो। तो डेल्टा पी एच इक्वल टू होगा 7.8 माइनस 7.15 मीन्स 56.0। ये हो गया आपका डेल्टा पी। यहाँ पे रखेंगे हम 2.3 इंटू 8.31 इंटू 298। डेल्टा पी एच की वैल्यू है 0.65 प्लस यह f की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। तो f की वैल्यू होती है, f की वैल्यू फ़ारेनहाइट, ये जो है आपका फ़ारेनहाइट नहीं है, फैराडे कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 9.65 इंटू 10⁴। तो इस f की यहाँ पे रखो 9.65 इंटू 10⁴ अपॉन इंटू यहाँ पे वो 0 मतलब 1 मिली वोल्ट है, इसको वोल्ट में बदल दो तो 0.170 ये आता है। यहाँ पे आएगा 0.170। अब इस वाले को पूरे इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3702.18, और इसको पूरे को जब सोल्व करोगे तो आपका आएगा 16405। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 2107.18 जूल पर मोल। अब यहाँ पे इसको जूल को किलो जूल में बदलोगे तो आएगा 20.10 किलो जूल पर मोल। 20.10 किलो जूल पर मोल, दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो इसके लिए तुमको थोड़ी चीज़ें पहले से याद होनी चाहिए, केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एफ? 9.65 इंटू 10⁴। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर? 8.31। 8.31 इज द वैल्यू ऑफ आर किलो जूल पर मोल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टी? अगर हमें केल्विन बदलना है तो सेल्सियस प्लस 273। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे लिखा है द प्रीफिक्स डेक्स्ट्रो and the levo associated with the name of monosaccharide
इंडिकेट द। तो इंडिकेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ा ही होगा, तो आपको पता होगा कि डेक्स्ट्रो और लीवो एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ मोनोसैकेराइड इज द पोजीशन ऑफ OH group on the carbon next to the primary alcoholic group। ये आपका डेक्स्ट्रो और लीवो को रिप्रेजेंट करता है। ये इसलिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने के लिए भी हम डी और एल यूज करते हैं, प्लस और माइनस यूज करते हैं। प्लस और माइनस हम यूज किसके लिए करते हैं, प्लस और माइनस हम यूज करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई रोटेट कर रहा है तो प्लस होगा और नहीं कर रहा है तो माइनस होगा। कर रहा है तो वो डी फॉर्म है, नहीं कर रहा है मतलब अब जो कर रहा होता है वो लेफ्ट साइड में कर रहा है या राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में कर रहा है तो एल फॉर्म है और राइट साइड में कर रहा है तो वो आपका डी फॉर्म है। ऐसे क्वेश्चंस मैं यही कहूँगा कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी हाथ मत लगाना जहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे नहीं होती हैदराबाद में तो तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कुछ क्वेश्चंस रियली कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे डी फॉर्म, एल फॉर्म, स्मॉल डी फॉर्म, स्मॉल एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो, लीवो। PYQ के हिसाब से जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने जो आंसर दिया है उस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने डी, डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए इन्होंने बताया है कि पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसके जस्ट बाद वाले कार्बन की पोजीशन के हिसाब से हम लीवो और डेक्स्ट्रो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि क्रोमोसोम कन्फर्मेशन कैप्चर, क्रोमोसोम्स कन्फर्मेशन कैप्चर 3C is used to study which of the following बायोमोलिकुलर इंटरेक्शन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसको यूज किया गया है, क्रोमोसोम कन्फर्मेशन कैप्चर। क्रोमोसोम कन्फर्मेशन कैप्चर टर्म में ही लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम की बात हो रही है, और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए और डीएनए इंटरेक्शन के लिए हम 3C यूज करते हैं। 3C हम कब यूज करते हैं, डीएनए टू डीएनए इंटरेक्शन के लिए। इसका यूज होता है टू एनालाइज द स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन इन अ सेल। किसके लिए यूज होता है, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन इन द सेल। तो डीएनए अगर इंटरेक्शन हमें पता लगाना है तो हम 3C क्रोमोसोम कन्फर्मेशन कैप्चर यूज करते हैं। 3C टर्म ही इसलिए यूज किया गया है क्योंकि C है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर हाँ, आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हो, हिट द बेल आइकन एंड फॉर गेट अ रेगुलर अपडेट। जिस दिन बार्क अपना रिजल्ट मतलब लिस्ट रिलीज करेगा कि कौन कौन लोग को किस किस दिन बुलाया जाएगा, वो वाली दिन भी हम आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं। DBT जिस दिन अपना आंसर के रिस्पॉन्स रिलीज करेगा उस दिन भी हम आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं, और जिस दिन आपका CSIR अपना एडमिट कार्ड रिलीज करेगा उस दिन भी हम आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस चैनल से दे रहे हैं, पर आप लोग ना ही चैनल को शेयर कर रहे हो ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो आप अपने कलीग्स के साथ इन्हें शेयर करेंगे। थैंक यू।